स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सहकारिता विभाग के साथ समीक्षा बैठक, उप समिति की रिपोर्ट पर इसमें मंथन किया जाएगा, निर्णय भी लिया जा सकता है। साथ ही मंत्रियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। बैठक में किसानों की समस्याओं पर भी मंथन किया जाएगा। तो अधिकारियों की आज उन्होंने बैठक ली। फिर सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक का भी कार्यक्रम है। मंत्रिमंडलीय उप समिति से जो रिपोर्ट मिली है उस पर आज बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं। अब से 3 मिनट के बाद का समय है मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, ऑफिशियल एजेंडा 5 बजे की मीटिंग का बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कृषि बजट जो है मुख्यमंत्री को पेश करना है। इस बार राजस्थान में पहला ऐसा स्टेट होगा जो कि अलग से कृषि बजट पेश करेगा। और कृषि कानूनों में जो संशोधन नहीं हुआ है उसके चलते काफी जो नुकसान है वो कृषि विपणन विभाग को हो रहा है, क्योंकि जो उसके अंदर कई तरह के जो नियम थे वो पेचीदगियां थी, उसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा है। हालांकि राजस्थान ने तीनों कृषि कानूनों को मानने से इनकार कर दिया था और इसके खिलाफ बिल बनाकर राज्यपाल को भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने उनको मंजूरी नहीं दी थी। ऐसे के अंदर उस बात को लेकर समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो लगातार मुद्दा चल रहा है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो किसानों के बिल माफ नहीं कर रहे हैं, जो कर्जे की बात थी, तो अब उसको लेकर जो है राज्य सरकार के पास सीमित पावर है, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंकों को अगर किसी तरह का माफी देनी है तो उसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने होंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। बजट सीएम को पेश करना है। कृषि बजट पहला बजट होगा, ऐसे में कुछ ऐसी सौगातें देनी होगी जिससे किसानों को लगे कि जो कृषि बजट अलग से आया है वो उनके लिए फायदे का सौदा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आज की बैठक है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले अभी जो सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक थी जिसमें मंत्रिमंडलीय उप समिति से जो कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई थी, चाहे वो लोन माफ करने को लेकर हो या शॉर्ट टर्म लोन देने की किसानों को बात हो, तो दोनों बैठकों को अगर हम कोरिलेट करें तो मंत्रिमंडलीय उप समिति ने यही सब कुछ तय किया था कि किस तरह से किसानों के कर्जा माफ करना है। जो एक तरह से जो कहते हैं कि जो कुर्की पर रोक लगाई थी राज्य सरकार ने, वो भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। तो तमाम तरह की चीजों को लेकर अभी चर्चा होगी। हालांकि देखिए इस वर्चुअली बैठक को रखा गया है, तो ऐसे में कुछ खास निकल के सामने आया नहीं, लेकिन जो बैठक में नीतिगत निर्णय होंगे वो कुछ देर बाद जब सीएमओ की ओर से, सीएमआर की तरफ से जब प्रेस नोट जारी होगा या डिटेल सामने आएगी तभी साफ हो पाएगा कि इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया। लेकिन जो एजेंडे की बात है वो मुख्य रूप से यही है कि कृषि बजट सीएम को पेश करना है। कृषि बिल माफ करने को लेकर और कुर्की को लेकर काफी विपक्ष ने हंगामा किया था। 9 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो किसान और साथ ही बेरोजगार, ये दोनों बड़ी चुनौतियां होंगी। सवालों को जवाब देना हो, यही वजह थी कि आज एसीएस स्तर और प्रमुख शासन सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को सीएम ने बैठक ली। इस बैठक को पहले मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी लेते हैं, लेकिन इस बार सीएम खुद इस बैठक में शामिल हुए। उसमें भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो भी जवाब देने हैं तो वो पूरी तरह से तैयार हो, जिससे कि मंत्री सरकार का बचाव कर सकें। और साथ ही जो बजट सामने पेश हो रहा है तो उसमें जो विभाग चाहते हैं, जो कुछ विभागों के प्रमुख शासन सचिव ऐसे स्तर के अधिकारी चाहते हैं कि उनके लिए कुछ खास हो, उसको लेकर भी चर्चा की गई। तो कवायद की जा रही है वो 9 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर, उसके बाद जो बजट पेश होगा स्टेट बजट, उसको लेकर तमाम तरह की जो है ये कवायद की जा रही है। एक सवाल और है, ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति से प्राप्त रिपोर्ट पर निर्णय लिया जा सकता है, क्या कहती है रिपोर्ट और किस तरह का वो निर्णय हो सकता है? देखिए ये जो रिपोर्ट, ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी, ये सहकारिता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को लेकर बनाई गई थी। चाहे उसके अंदर किसानों का सहकारिता लोन हो उसको लेकर हो, तो वो लोन सरकार पहले माफ कर चुकी है सारा लोन। उसके बाद में सहकारिता विभाग के अधीन जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी आती थी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उन्होंने जो गबन किया था उसको लेकर जो उसके अंदर जो जमा करता है उनको कैसे राहत दी जाए, उसको लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति को रिपोर्ट देनी है। तो ऐसे कई बिंदु है सहकारिता विभाग से जुड़े हुए जिसको लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति को रिपोर्ट देनी है। मुख्य बिंदु किसानों का कर्जे माफ को लेकर थी, वो कर्जा सरकार माफ कर चुकी है। अब उसके बाद में अब जो नए किसानों को कैसे लाभान्वित किया जाए उसको लेकर भी चर्चा ये मंत्रिमंडलीय उप समिति जो है जवाब देगी। डिजिटलाइजेशन को लेकर भी इसने काफी कुछ काम किया था कि भाई किस तरह से जो है खाते में सीधा जो है किसान को उसका लोन की पैसा पहुंचे और जो प्रक्रिया होती है जटिल प्रक्रिया उसको किस तरह से सरल बनाया जाए। तो कई मुख्य बिंदुओं पर ये समिति अपनी आज इसने रिपोर्ट पेश की थी कुछ दिन पहले और अब उसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने वो रिपोर्ट रखी गई है।
उदयलाल आंजना जो सहकारिता मंत्री है वो भी बैठक में मौजूद है। वो भी इस बात को लेकर जो है वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अब जब कुछ देर बाद से जब मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया, किस तरह के निर्णय होते हैं, जब वो सामने आएंगे तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि जो रिपोर्ट दी गई है मंत्रिमंडलीय उप समिति की उसमें से कितनों को जो है मंजूरी मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सचिन भी बता रहे थे, आपको बता दें विधानसभा सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में एसीएस, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट सचिव और शासन सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्य रूप से विधानसभा सत्र में विभिन्न विभागों से लगने वाले प्रश्नों के समुचित जवाब देने, साथ ही पेश होने वाले स्टेट बजट को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। घूंघट प्रथा के खिलाफ विधायक संयम लोढ़ा ने एक पहल की है। घूंघट प्रथा खत्म करने वाली पंचायतों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पंचायत समिति की बैठक में उन्होंने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विधायक कोष से 25 लाख की राशि दूंगा। सिरोही से निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा। कुदरत ने जितने प्राणी पैदा किए, शेर हो, भैंस हो, जानवर हो और कोई आदमी हो, औरत हो, हमने देखा है किसी का मुंह ढका हुआ, कोई आदमी मुंह ढक के घूमता है या कोई दूसरा प्राणी भी घूमता है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब घूंघट के खिलाफ अभियान चला और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हमारी जो आदि शक्ति है, आदि ताकत है, उसको इससे मुक्त करें। तो जो ग्राम पंचायत 100% अपनी पंचायत को घूंघट मुक्त करेगी, मैं विधायक कोटे से 25 लाख रुपए उस ग्राम पंचायत को। रीट लीक्स केस में अपडेट है। गंगापुर सिटी कोर्ट में 4 आरोपियों की पेशी हुई। कोर्ट ने भजनलाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा। वहीं उदाराम, रामकृपाल और प्रदीप को पीसी पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है। 8 फरवरी तक के लिए इन्हें रिमांड पर सौंपा गया है। रीट लीक्स की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज का विरोध बढ़ रहा है। उदयपुर में भाजयुमो महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पेपर्स में जो धांधली हुई है, लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ जो मजाक किया गया है, जिस तरह से पूर्व में भी आरएस की परीक्षाओं में धांधलियां उजागर होती रही है, और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम जिसमें कि हम अध्यापक बनाते हैं, जो भविष्य निर्धारित करता है हमारे बच्चों का, लाखों करोड़ों रुपया लेकर के पेपर्स का बेचान किया गया और जो तंत्र था बनाने वाला वो ही वितरण में लगा हुआ था। सीकर में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखने का मामला तूल पकड़ रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भाजयुमो के खिलाफ नारेबाजी कर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता स्लोगन लिखने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते दिखे। द्वारा पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी के आवास पर कुछ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा नशे में कुछ अभद्रिक जो भाषा का प्रयोग किया गया, उसके खिलाफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता आज इस विरोध प्रदर्शन में यहाँ कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये युवा सड़कों पर उतरेगा और उस उग्र प्रदर्शन करेगा। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप थोड़ा सा कम क्या हुआ, लोग सारे नियम कायदे भूल गए। दौसा जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। न मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग। दौसा शहर के श्याम मंदिर में इन दिनों पाटोत्सव चल रहा है। आज पाटोत्सव के दौरान निशान यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल हुए।
सरकार ने धार्मिक समारोह में नई गाइडलाइन जारी होने के पहले तक अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की छूट दी, लेकिन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्याम मंदिर में पाटोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस पाटोत्सव में अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि कोरोना का तीसरी लहर का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सड़कों पर हैं और यहाँ पर बिना मास्क लगाए ये श्रद्धालु निशान यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु सिर पर मंगल कलश धारण करके यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन शायद ही कोई महिला होगी, शायद ही कोई श्रद्धालु होगा जिसके मुंह पर मास्क लगा रखा होगा। ऐसे में पूरी तरह कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है, जबकि सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति जरूर दे रखी है, लेकिन 100 ही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हैं और इस तरह कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दौसा में जिस तरह मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बंद था, उसको कोविड गाइडलाइन की पालना की शर्त पर खोला गया था, लेकिन जो दौसा शहर के जहाँ जिला मुख्यालय है, बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की कोविड-19 की गाइडलाइन की सरेआम उल्लंघन हो रहा है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस तरह की पूरा जो ये मामला है, इससे निश्चित रूप से अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम है वो भी होने की संभावना है। सभी लोग इस तरह के कार्यक्रम करने लग जाते हैं। जब तक इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे कार्यक्रम रुक नहीं सकते, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। ऐसे में कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो और जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको सीमित रखा जाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की बड़ी खेप आने के इनपुट पर बीकानेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक तस्कर को पकड़कर खाजूवाला पुलिस के हवाले किया। तस्कर के कनेक्शन पंजाब से होने की आशंका है। साथ ही बीते साल भी आरोपी हेरोइन की तस्करी कर पंजाब पहुंचा चुका है। ऐसे में एक बार फिर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वारदात की आशंका को लेकर बीएसएफ ने कार्रवाई की और तस्कर को पुलिस के हवाले किया। पर स्मगलिंग का कोई संदेह जाहिर करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अदम पता मुलजिमान में इसको एफआईआर लगा दी गई थी। कल बीएसएफ द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को पेश किया गया और उनके द्वारा इस तरह के साक्ष्य पेश किए कि जो आरोपी है सुरेंद्र, यही व्यक्ति था जिसने उस फरवरी 2021 में बॉर्डर से जो स्मगलिंग किया है में सहयोग किया या स्मगलिंग की है। इस आधार पर इससे पूछताछ की जा रही है। फाइल को रिओपन करके आगामी कार्रवाई की गई है। राजसमंद की आमेठ थाना पुलिस ने 8 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 136 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट समेत एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया। हालांकि इस दौरान चालक गांव में बने पशु बाड़े में पिकअप को छिपाकर जंगल में फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश रही है। बरामद माल की कीमत करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। थाना की एक टीम बनाकर फर्रा तिराहे पर कल दिनांक 2 तारीख को हमने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप तेजी से उधर से आई, जिसको हमने रुकवाने का प्रयास किया। पुलिस को बावजूद लेकर उसने भागा, इसका पीछा किया तो मानकदेव गांव के अंदर जाकर वो पिकअप एक बाड़े में मिली। चेक किया तो उसके अंदर करीब 136.300 ग्राम 136 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र से गुजर रहा एक ट्रक 32 फीट गहरी खाई में गिर गया। अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे से यह ट्रक गुजर रहा था। आज सुबह यह हादसा हुआ। ओवरटेक के चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। सबसे बड़ा राजनीतिक इंटरव्यू, यूपी चुनाव के लिए क्या है सीएम योगी की तैयारी और रणनीति। गोरखपुर से नामांकन के बाद योगी आदित्यनाथ से एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए राजनीति।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर के ग्रामीण इलाके तुंगा गांव के आवासीय विद्यालय परिसर में अचानक पैंथर के आ जाने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में हॉस्टल में मौजूद छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम ने जयपुर जू टीम की मदद से पैंथर को ट्रैंक्विलाइज किया। पैंथर की उम्र 4 साल बताई जा रही है, जो जंगल से भटकते हुए यहां आ गया था। जयपुर के पास बस्सी से दूर तुंगा के अंदर बिहारीपुरा के अंदर एक आवासीय स्कूल में पैंथर आ गया, जहां 309 से ज्यादा बच्चों की जान सांसत में थी। जब सुबह बाथरूम के अंदर पैंथर मिला तो ये वो टीम थी जो मौके पर पहुंची और पहुंच करके न सिर्फ पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू किया, बल्कि उन तमाम बच्चों की भी हिफाजत की जो कि उस आवासीय स्कूल में इस पैंथर की दहशत में थे। पैंथर को सुरक्षित पकड़ लिया गया और पैंथर यहाँ मौजूद है। आप देखिए कि इसे बाकायदा रिवाइव कर लिया गया है। पैंथर पूरी तरह से होश में है, बहुत ही एक तरह से एक्टिव और हष्ट-पुष्ट ये पैंथर नजर आ रहा है। इस पैंथर को अगर आप देखेंगे तो ये आसपास के जंगल से चलकर वहां पहुंचा था और पहुंच करके जब रात में अटक गया तो उसके बाद में इसका रेस्क्यू किया गया। बहुत ही घूंघट प्रथा के खिलाफ विधायक संयम लोढ़ा की पहल सामने आई है। उन्होंने घूंघट प्रथा खत्म करने वाली पंचायतों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इस हफ्ते हम मिलेंगे सिमरन शर्मा और अब्दुल कादिर इंदौरी से। आइए देखते हैं। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुलजाई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा। मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है। इसमें बॉडी और माइंड दोनों का ट्यूनिंग होना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं अपने लाइफ के सारे सेटबैक, सारे टेंशन्स भूल जाती हूँ और सिर्फ मेरा फोकस टारगेट पे होता है। जब वो शूटिंग करती है 3-4 घंटे, वो उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं, वो इतनी खुश होती है, वो चेहरे की जो खुशी है ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सिमरन बेसिकली शूटिंग के लिए ही बनी है। जब भी हम सिमरन को कोई टास्क देते हैं कि आप 60 शॉट चलाना है या 40 शॉट चलाना है, तो टिल द टाइम शी विल नॉट कंप्लीट इट। वो कभी ये नहीं करती कि अभी मैं बंद कर दूं, सर रेस्ट हो कर लूं या मैं थक गई हूं। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। मैं जब 7 इयर्स का था तब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों हाथ बंद हो गए थे और इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए फिर डॉक्टर ने मेरे दोनों हाथ निकाल दिए। हमारे लिए बड़ा कठिन समय था, लेकिन हमने तो भी बच्चे की जान बचानी थी और उसे धीरे धीरे समझाया कि भाई अब तेरे पास हाथ नहीं है और तेरी लाइफ अब जो भी है, तेरे पैरों को तुझे हाथ बना के चलना है। मेरा सपना यही है कि अब मुझे ओलंपिक खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करना है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा